नमस्कार। मैं छाया श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत अपने चैनल कहानियों के कारवां में करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए अपनी लिखी हुई कहानी परफेक्ट मैच लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी परफेक्ट मैच। दरवाजे की घंटी ने संध्या को कुछ अनमना सा कर दिया। कौन है इस समय? घर पर एक नजर डाली, सब चीजें अपनी जगह पर हैं, पता नहीं कौन है। यही सोचते सोचते उसने दरवाजा खोला। सामने नीरू को खड़ा देखकर एक खुशी की आवाज निकली। अरे नीरू, तू अचानक इस तरह बिना बताए अकेली आई है? बच्चे कहाँ हैं? नीरू ने हंसते हुए कहा। बाप रे, अकेली आई हूं तो क्या अंदर आने की इजाजत नहीं मिलेगी? संध्या ने नीरू को गले लगाया और बैठने को कहकर पहले पानी लेने चली गई। बाहर गर्मी भी तो आग बरसा रही है। पानी के गिलास के साथ कटोरी में 2 लड्डू भी थे। संध्या, तेरी आदत मुझे अच्छी लगती है, पानी के साथ मीठा। मैं तो भूल ही जाती हूँ। इत्मीनान से बैठने के साथ नीरू ने बताया, संजीव ऑफिस के काम से 4 दिन के लिए देहरादून गए हैं। रीमा रिया कॉलेज की सहेलियों के साथ 2 दिन के लिए शिमला। क्या बात है नीरू, तो तू फ्री है? तो पहले तो ये बात, तू आज रात कहीं नहीं जाएगी क्योंकि राहुल की आज कॉकटेल पार्टी है। वो सुबह तक आएगा और मीकू अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है। संध्या और नीरू कॉलेज की दोस्त हैं। अब तो जैसे दोस्त न होकर बहनें ही लगती हैं। एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानती हैं। पर नीरू बहुत सी बातें अपने मन में छुपाए रखती है। उसे बहुत डर लगता है, अपने आप से, घर से, समाज से। संध्या की थोड़ी देर पहले की झुंझुलाहट कहाँ गुम हो गई पता ही नहीं चला। कॉफी के प्याले लिए दोनों बालकनी में पड़े झूले पर आकर बैठ गई। बातें कुछ इधर की कुछ उधर की होती रही। याद है संध्या, जब हम कॉलेज में थे तो कैसे क्लास बंक करते थे, ऊपर वाले रूम में जाकर बैठ जाते थे। सच नीरू, अब तो याद भी नहीं तब क्या क्या बातें करते थे। तब भी मैं ज्यादा बोलती थी, तू तो सिर्फ सुनती थी। आज भी मैं ही बोलती हूँ। नीरू ने प्लेट में रखे चिप्स को उठाते हुए बोला। संध्या, मुझे लगता है कि जिस दर्द से, जिस खुशी से, जिस ठहराव से हम अपनी बात बताते हैं, क्या सुनने वाला भी उसी तरह सुनता व समझता है? संध्या, सच कहूं, मैं अपने मन को कभी तैयार नहीं कर पाई कि किसी को अपनी बात बता सकूं। नीरू, मन में कोई बात नहीं रखनी चाहिए। अच्छी बुरी बिना मापे बिना तोले उस शख्स को बता देनी चाहिए जो तुम्हारे बहुत करीब हो। संध्या, और अगर कोई ऐसा शख्स कभी मिले ही नहीं तो? संध्या ने एक नजर उस पर डाली और चुप हो गई। मुझे पता है तू कहेगी क्या इतने सालों में मैं भी वो जगह नहीं बना पाई कि तू अपनी बात कह सके। संध्या, तू है, और भी है, शायद मेरे अंदर ही वो विश्वास नहीं है। सोचती हूँ अगर किसी को कुछ बताया तो उसकी निगाहें हमेशा मुझे बेचारगी की निगाहों से देखेंगी। फिर सोचती हूँ ये बात एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाएगी, तब सबकी निगाह मुझे अपनी ओर उठती नजर आएंगी। आज नीरू की बातें सुनकर संध्या ने सोच लिया कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आज नीरू बोलेगी। नीरू ने अपनी आंखें बंद की और झूले पर टेक लगाकर बैठ गई। संध्या को कुछ कुछ समझ आ रहा था कि नीरू कुछ परेशान है। उसने उसे एक कुशन दिया और बोली, तू बैठ, मैं कुछ बना के लाती हूँ, क्या खाएगी? संध्या, मुझे भूख नहीं है, जब भूख होगी तब साथ में बना लेंगे। मैं बस थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहना चाहती हूँ। संध्या ने उसे वहीं बैठे रहने दिया और पास में पड़ी बेंच की कुर्सी पर बैठकर नीरू के चेहरे को देखने लगी। आज नीरू कुछ परेशान लग रही थी। संध्या ने भी मन में पक्का निश्चय कर लिया कि नीरू को जाने नहीं देगी और उसके मन की बात जानेगी और सुनेगी। संध्या किताब पढ़ते पढ़ते नीरू को देख लेती और नीरू आंखें बंद किए झूले पर लेटी रही। संध्या उठी और बोली, नीरू, क्या हुआ? बहुत परेशान है? कुछ तो बता, क्या हुआ? सब ठीक है ना? संजीव के साथ कुछ हुआ क्या? नीरू ने बहुत धीमी आवाज में कहा। मैं थक गई हूँ, मैं थक गई संध्या। संध्या चौंकी। आज नीरू को क्या हुआ है? उसने उसके हाथ को पकड़ा और सहलाते हुए बोली, बता, क्या हुआ? मैं संजीव को छोड़ना चाहती हूँ, मैं अब उसके साथ रहना नहीं चाहती। मैं थक गई संध्या, मैं थक गई।
ये झूठा आवरण ओढ़ ओढ़ के थक गई। मुझे नहीं रहना उसके साथ, नहीं रहना। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे सब कुछ छोड़ना है। संध्या, मैं थक गई, मैं हार गई, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? ये कहते ही नीरू फफक फफक के रो पड़ी। संध्या ने उसे गले लगाया और उसकी पीठ को सहलाती रही। नीरू बस रोई जा रही थी। संध्या बिना बोले उसे सहला रही थी। संध्या को लगा ये आंसू बहने चाहिए, इन्हें बहना होगा, तभी नीरू संभल पाएगी। कुछ देर बाद उन आंसुओं को नीरू ने पोंछा, अपने आप को संभाला, फिर बाथरूम में मुंह धोने चली गई। संध्या मूक सी बैठी उसके शब्दों को दोहरा रही थी कि मैं संजीव को छोड़ना चाहती हूँ। संजीव, जिसके साथ उसने अभी अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाई थी, कितना बड़ा आयोजन किया था, कितने खुश नजर आ रहे थे दोनों। क्या वो सब धोखा था? नीरू वो सब बेमन से कर रही थी। कितना बड़ा धोखा दे रही थी अपने आप को, अपनों को। नीरू ने कहा, संध्या, कभी कभी कोई बात किसी के लिए बहुत बड़ी होती है, पर किसी के लिए बहुत छोटी। वह हंसने वाली। तब उसने बताया कि वो जिस मानसिक तनाव से गुजर रही थी, उसे किसी के साथ इस उलझन को बताना था। तब उसने मधुरिमा को बताया। शायद मधुरिमा उसे समझेगी, पर वो तो हंसने लगी। संजीव भी तो उसे यही कहते हैं, तुम ज्यादा सोचती हो, मैं तुम्हें कोई मानसिक तनाव तुम नहीं दे रहा, तुम तनाव ले रही हो, ये तुम्हारी गलती है। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई गलत हूँ। मैं घर की हर जिम्मेदारी उठा रहा हूँ, दोनों बेटियों को पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन भेज रहा हूँ। मेरी अपनी जिंदगी है, मुझे भी जीने का हक है। संध्या, आज सोचती हूँ, मेरी अपनी जिंदगी, उसका क्या? मैं हमेशा लड़ लड़ा के चुप हो जाती। मुझे लगता बच्चों को कुछ पता ना चले, बच्चों का कोमल मन इस बात को समझ पाएगा। उन्हें हर तनाव से दूर रखना चाहती थी। दोनों बेटियां खुश रहें, इसलिए संजीव के साथ खुश रहने का स्वांग भरती। सब सहती रही, सहते सहते इतना सह गई कि मुंह खोलना बंद कर दिया। संध्या, मैंने शायद अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना सीखा ही नहीं। लड़ी भी, पर अलग होने की हिम्मत नहीं कर सकी। मुझे डर था, लोग क्या कहेंगे, ये समाज मुझे नहीं समझा तो कहाँ जाऊंगी। संध्या, अब हिम्मत दिखानी होगी, मुझे अलग होना होगा। संध्या, क्या करूं, क्या ना करूं, नहीं समझ पा रही। संध्या, कई सालों से ये सवाल कौनता है कि हम एक छत के नीचे क्यों? हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारी आदतें सब अलग, फिर भी इस तरह एक छत के नीचे रहना। संजीव सोचते हैं, मैं अब कहाँ जाऊंगी, पर अब नहीं। नीरू, तूने सोच लिया है ना, मैं तेरे फैसले पर तेरे साथ हूँ, बिना ये जाने तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। हाँ, इतना कहूंगी कि पति पत्नी अलग अलग संस्कारों के दो प्राणी हैं, अलग अलग विचारधारा के दो जीव। हमें बस अपने लिए रास्ता निकालना है। तू सुन रही है ना? एक लंबी चुप्पी के बाद नीरू की आवाज आई, संजीव का किसी के साथ रिश्ता है। संध्या चौंकी। क्या रिश्ता? किसके साथ? कौन है वो? कहाँ रहती है? रहती नहीं, रहता है। नीरू की इस बातें संध्या को एक बार फिर चौंका दिया। नहीं नीरू, तुझे गलतफहमी हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। देखा संध्या, मैंने कहा था ना, कोई विश्वास नहीं करेगा। तुझे भी विश्वास नहीं हुआ ना? ये गलतफहमी नहीं है, ये सच्चाई है। दोनों कई साल पुराने दोस्त हैं, दोनों एक ही ऑफिस में इंटर्न के लिए गए थे। तुझे ये सब संजीव ने बताया नीरू? हाँ, तब जब दोनों बेटियां हो गई थी। मेरे पैरों के नीचे धरती खिसक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने आसमान से नीचे धकेल दिया हो। नीरू, वो कहाँ रहता है? तू मिली है उससे? तूने कुछ कहा नहीं, तू संजीव से लड़ी नहीं, तूने उसी समय क्यों नहीं छोड़ा? क्यों सहती रही सब कुछ? संध्या, मैं शायद डरपोक हूँ, हिम्मत नहीं कर सकी। आंखों के सामने एक पूरा लंबा जीवन था, दोनों बेटियों की परवरिश थी। समाज मुझे जीने नहीं देगा, समाज मेरी बेटियों को जीने नहीं देगा। पता नहीं कितने ही अनजाने से सवालों से खुद को घिरा हुआ पाती। मैं बहुत लड़ी, बहुत लड़ी। जब जब वो देहरादून जाते। कुछ देर रुक के नीरू बोली, दोनों बेटियों को संजीव बहुत प्यार करते हैं। नीरू, ये कैसा प्यार है कि वो उसे छोड़ नहीं पा रहा? वो शख्स शादीशुदा है। नीरू, बहुत अजीब सा लग रहा है। वो कोई औरत होती तो समझ आता
क्योंकि ऐसा होता है हमारे समाज में कि कोई पुरुष किसी औरत की तरफ या कोई औरत किसी पुरुष की ओर आकर्षित हो जाते हैं। पर किसी पुरुष का किसी पुरुष की ओर आकर्षित होना एक अप्राकृतिक आकर्षण है। नीरू की आंखें जहां पानी बरसा रही थी, वही संध्या की आंखें बहुत गहरे में चली गई थी। एक छटपटाहट सी दोनों महसूस कर रही थी। कुछ देर के लिए शब्द, भावनाएं सब विलुप्त हो गए। एक अजीब सा सन्नाटा दोनों के चारों ओर फैल गया। संध्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो नीरू को क्या कहे। अलग होने को या जैसा चल रहा है वैसे ही रहने दे, पर ये कोई समाधान तो नहीं। कोई भी कैसे बर्दाश्त करे, सोचने की बात है। संध्या, मेरे और संजीव के बीच में कोई शारीरिक संबंध नहीं है। संजीव को भी मेरी जरूरत नहीं और उसके बाद मुझे भी नहीं। हम दोनों सिर्फ कमरा शेयर करते हैं क्योंकि कोई और कमरा है नहीं। संध्या, क्या संजीव की जगह मैं होती तो क्या संजीव भी ऐसे ही रहते मेरे साथ जैसे मैं रह रही हूं उनके साथ? नहीं, है ना? नहीं ना? नीरू, हमारे समाज ने स्त्री पुरुष के लिए अलग अलग कानून बनाए हैं, चाहे परिस्थिति एक ही क्यों ना हो। स्त्री हर बार अग्नि परीक्षा देती है और पुरुष हर बार गौतम बुद्ध बनते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि तूने कितनी मानसिक वेदना सही है। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अभी तक मैं क्यों तेरे विश्वास की पात्र नहीं बनी? क्यों तू अकेली सहती रही सब कुछ? मुझे ये भी पता है, अब इस बात का कोई मतलब नहीं है। नीरू, एक बात कहूँ, तूने अपने चारों ओर जो एक चार दीवारी बना के रखी है उसे तोड़ दे। तेरे इस चार दीवारी के कारण कोई भी तुझ तक नहीं पहुंच पाता। तूने संजीव को दिल से अलग कर ही दिया है तो इतना परेशान मत हो। दोनों बेटियों को अपना दोस्त बना, दोनों के साथ बातें शेयर कर, उन्हें बता जीवन इतना सरल नहीं है जितना दिखता है। भगवान ना करे कभी उनके सामने कोई विकट परिस्थिति आ जाए तो उनमें उसका सामना करने की शक्ति हो, समझ हो। नीरू, तू अपने को मजबूत कर, अपने लिए जीना शुरू कर। संजीव, रीमा, रिया के लिए नहीं। अपना मनपसंद काम कर, अपने आप को अपनी रुचियों में वक्त दे। जब हम पति पत्नी होते हैं तो एक दूसरे पर अधिकार समझते हैं, आशा उम्मीद रखते हैं, जबकि किसी पराये से नहीं रखते। ये परायापन तेरे व्यवहार में आना चाहिए। नीरू, ये सच में बहुत अजीब सी समस्या है। तेरी मनस्थिति को समझ रही हूँ तूने कैसे दिन बिताए। फिर भी कहूंगी, अपनी दोनों बेटियों को अपनी बात बताना, उनके साथ मिलकर कोई भी निर्णय लेना, वो समझेंगी तुझे। अपनी उस पुरानी गायकी को याद कर जो तू भूल गई है। याद है, हम तेरे गाने के दीवाने थे। अपने आप को फिर से संगीत की दुनिया में ले आ। संगीत का हर भाव मन के भावों से जुड़ता है। संगीत ईश्वर से मिलवाता है। अपने लिए जी, अपने आप को अपनी दुनिया में खो जाने दे। वो दुनिया जहां कोई भी तुझे बेवजह खट खट करके परेशान न करे। नीरू संध्या की बातें कानों से सुन जरूर रही थी, पर दिमाग किसी गहरी सोच में था। रात को भी बिना बोले चुपचाप खाना खाया। दिन भर की उलझन भरी रेखाएं उसके चेहरे पर बिखरी थी। नीरू सुबह उठी, कुछ हल्का महसूस कर रही थी। चाय का कप हाथ में लेकर बोली, संध्या, तुझसे बात करके अच्छा लगा। मैं खुली हवा में सांस लूंगी, अपने लिए जीऊंगी, वो आसमान में उड़ते पक्षियों को देखती रही। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको मेरी लिखी कहानी परफेक्ट मैच? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं अगली मुलाकात में एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।